हेलो स्टूडेंट, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आपका चैप्टर 4 एनिमल किंगडम चल रहा है और आज इसका हम पार्ट 11 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो क्लास में हमने संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ा था। संघ आर्थ्रोपोडा जो हमारा जितने भी संघ हैं उन सब में सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, क्योंकि इस संघ में क्या रखा गया है, सभी कीटों को रखा गया है। ठीक है, और इस संघ में ऐसे जीवों को रखा गया है जिनमें संघित उपांग पाए जाते हैं, यानी ज्वाइंट अपेंडेजेस पाए जाते हैं। ठीक, इनमें उत्सर्जन के लिए मैलपीघी नलिकाएं, ग्रीन ग्रंथियां और स्टोरी ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन जीवों में श्वसन के लिए जो जलीय होते हैं उनमें क्लोम पाया जाता है। जो आपकी स्थलीय जंतु हैं उनमें वायु नलिका यानी ट्रैकिया पाया जाता है। ठीक है, और आपका पुक लंग्स पाए जाते हैं और इनमें कुछ जो जीव होते हैं वो अपने शरीर की सतह से श्वसन करते हैं। ठीक है, तो कुछ एक दो पॉइंट ऐसे हैं संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में जो आपको याद करके रखने हैं। जैसे इनमें उत्सर्जन किस प्रकार का पाया जाता है, इनमें श्वसन किस प्रकार का होता है। ठीक है, और इस संघ आर्थ्रोपोडा ही नहीं, जितने भी संघ आप पढ़ चुके हैं या पढ़ने वाले हैं उन सभी संघों के बारे में आपको ये एक दो पॉइंट एकदम रटे होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहीं से आपके जो कम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन है उठकर आते हैं। ठीक है, जैसे इनमें कहते हैं संघ, उनमें किसी जैसे संघ एनीलिडा में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है, संघ आर्थ्रोपोडा में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपके एक दो जो पॉइंट है वो आपको याद करके रखने हैं। तो आपका संघ आर्थ्रोपोडा कंप्लीट हो चुका था। आज की वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संघ मोलस्का के बारे में। ठीक है, इसके अलावा सबसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो संघ आर्थ्रोपोडा से बहुत ही पूछता है, ठीक है, कि इन जीवों की जो कोशिका जो बाह्य कंकाल है वो किसका बना होता है। ठीक, और कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो कवक की कोशिका भित्ति आपकी काइटिन की बनी होती है और जो आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं उनका बाह्य कंकाल भी काइटिन का बना होता है। ठीक है, तो आपका संघ आर्थ्रोपोडा कंप्लीट हो चुका था। ठीक, आज के वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संघ मोलस्का के बारे में। तो संघ मोलस्का में ऐसे जीवों को रखा गया है जिनका शरीर कोमल होता है। ठीक है, तो चलिए संघ मोलस्का के समान लक्षण क्या हैं, इस संघ के उदाहरण कौन कौन से हैं तो देखते हैं। तो चलिए वीडियो क्लास स्टार्ट करते हैं। संघ मोलस्का में ऐसे जंतुओं को रखा गया है जिनका शरीर क्या है, कोमल है। ठीक है, तो कोमल शरीर वाले जंतुओं को कहाँ रखा गया है, संघ मोलस्का में। ठीक है, मोलस्का का जो ग्रीक मीन होता है, ग्रीक मीन इसका मोलस्कस होता है। ठीक है, मोलस्का का ग्रीक मीन होता है मोलस्कस, जिसका मतलब होता है सॉफ्ट यानी कोमल। ठीक है, तो मोलस्का संघ में किसे रखा गया है, द सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। ठीक है, जिन जंतुओं का शरीर कोमल है उन जंतुओं को कहाँ रखा गया है, संघ मोलस्का में रखा गया है। ठीक, दूसरी बात, यह दूसरा सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा के बाद। आर्थ्रोपोडा हमारा पहला संघ सबसे बड़ा संघ था, मोलस्का हमारा दूसरा सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा जंतुओं की जातियों को रखा गया है। ठीक, अगर इस संघ के हम जंतुओं की बात करें कि इनका जो आवास है वो, इस संघ के जो जंतु कहाँ पाए जाते हैं, तो जो इस संघ के जो जंतु अधिकांश क्या होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अलवड़ी जल में तथा कुछ नम भूमि में भी पाए जाते हैं। अगर इनकी हम समिति की बात करें तो ये द्विसमिति के होते हैं। ठीक, अगर इनके हम शारीरिक संगठन की बात करें तो ये भी अंग तंत्र स्तर के ही होते हैं। ये इनका जो कहते हैं भ्रूणीय अवस्था होता है वो त्रिकोरिक होता है, यानी इनकी जो भ्रूण अवस्था है उसमें 3 स्तर का निर्माण होता है। ठीक है, इनका जो शरीर है वो सिर, पाद तथा अंतरांगों में बटा होता है। ठीक, तो इसलिए हम हेडिंग डाल लेंगे, हेडिंग हम डालेंगे, पहले हम डाल लेंगे संघ मोलस्का। संघ मोलस्का, ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे इसमें संघ मोलस्का संघ मोलस्का दूसरा, संघ मोलस्का जंतु जगत का, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह है, बड़ा समूह है।
समूह है। इसमें कोमल शरीर वाले जंतुओं को रखा गया है। जंतुओं को रखा गया है। ठीक, अब अगली हेडिंग डालेंगे हम सामान्य लक्षण। संघ मोलस्का के सामान्य लक्षण। ठीक, पहला हम लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट हमारा लिखेंगे, इस संघ के अधिकांश सदस्य समुद्र में अलवणीय जल में तथा कुछ नम भूमि में पाए जाते हैं। नम भूमि में पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक, ये कहाँ पाए जाते हैं? अधिकांश समुद्र में, अलवणीय जल में तथा कुछ नम भूमि में पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे, ये द्विपार्श्व समिति के होते हैं। द्विपार्श्व समिति के होते हैं। ठीक है, हम इनका शारीरिक संगठन इसी में लिख लेंगे। इनका शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। अंग तंत्र स्तर का होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम, इनकी भ्रूणीय अवस्था त्रिकोणिक होती है। इनकी भ्रूणीय अवस्था त्रिकोणिक होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, ठीक, इनका शरीर कोमल होता है तथा शरीर सिर, पाद तथा अंतरांगों में बटा होता है। ठीक है, मतलब जो इनका शरीर होता है वो सर, पैर और अंतरांगों में, जो मतलब इनके अंदर जो अंग पाए जाते हैं उसमें बटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे अगला पॉइंट, इनका शरीर एक पतली झिल्ली मेंटल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रवार। ठीक है, तो इनका जो शरीर होता है वो पतली झिल्ली मेंटल यानी प्रवार से ढका रहता है। ठीक है, इस मेंटल के चारों ओर एक कैल्शियम का बना कठोर कवच रहता है। ठीक है, प्रवार और इस कवच के बीच के जो स्थान होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटल कैविटी कहते हैं। ठीक है, तो जो मतलब जिनका जो शरीर होता है वो पतली झिल्ली से ढका रहता है। ठीक, उसके ऊपर एक कैल्शियम का कठोर कवच होता है। ठीक, तो जब कभी इन जंतुओं को कहते हैं, जब उन्हें ये पता चलता है कि इनको कोई प्रॉब्लम है या इन्हें कोई शत्रु है इनके, यानी बाह्य चीज़ों से रक्षा करने के लिए ये क्या करते हैं? अपने शरीर को इसी कठोर कवच के अंदर छुपा लेते हैं। ठीक है, जब कभी भी इन्हें कोई परेशानी या इनके अनुकूल वातावरण नहीं समझ में आता इनके हिसाब से, ये इन्हें शत्रु या दुश्मन नजर आते, तो क्या करते हैं? अपना इस शरीर को इसी कठोर कवच के अंदर छुपा लेते हैं। ठीक है, इस कवच के बीच और कहते हैं मेंटल के बीच की जो जगह होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटल कैविटी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम लिखेंगे,
ठीक है। तो इस संघ के जो जंतुओं में श्वसन के लिए इनमें क्लोम पाया जाता है, जिसकी संरचना क्या होती है, पंख जैसी होती है। ठीक है, इसमें पंख जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोम कहते हैं। ठीक है, और इन जंतुओं में श्वसन के लिए टिनिडिया या फुफ्फुस लंग भी पाया जाता है। ठीक है, तो मोलस्का संघ में जंतुओं के लिए श्वसन के लिए क्या क्या पाया जाता है, क्लोम या तो पाया जाएगा, या तो इन जंतुओं में टिनिडिया होगा या फुफ्फुस। ठीक है, इन तीनों के माध्यम से इनमें श्वसन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे। ठीक है, इन संघ के जीवों में देह गुहा केवल हृदय के चारों ओर तथा उत्सर्जी अंगों तथा जननांगों में पाई जाती है। ठीक है, और इनके शरीर में कहीं नहीं पाई जाती। हृदय के चारों ओर देह गुहा पाई जाएगी, उत्सर्जी अंगों तथा जननांगों में देह गुहा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे पॉइंट 8। इनमें गमन हेतु यानी इनमें चलने हेतु मांसल तथा पेशी का पैर पाया जाता है, पेशियों का पाद पाया जाता है, यानी पैर पाए जाते हैं। ठीक है, जो इनके अधर पे स्थित होते हैं, जो रेंगने के लिए, ठीक है, पानी में इन्हें तैरने के लिए तथा बिल बनाने में सहायता करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे 9 पॉइंट। ठीक है, इन जंतुओं में आहार नाल सीधी यू के आकार की या कुंडलित होती है। ठीक है, इनकी जो आहार नाल या तो सीधी होगी, या तो यू की शेप में होगी, या फिर कुंडलित होगी। ठीक है, मुख गुहा में भोजन चबाने के लिए विशिष्ट अंग रेडुला पाया जाता है। ठीक है, ये आपका पूछता भी है। ठीक है, कि मोलस्का जंतुओं में भोजन को चबाने के लिए विशिष्ट अंग क्या, कौन सा पाया जाता है, तो रेडुला। ठीक है, आप इसको मार्क कर लेंगे या टिक कर लेंगे। ठीक है, तो इन मोलस्का संघ के जंतुओं में भोजन चबाने के लिए जो विशिष्ट अंग क्या पाया जाता है, रेडुला पाया जाता है। ठीक है, इनमें प्राचीन ग्रंथियां भी पाई जाती हैं और यकृत भी पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे 10। ठीक है, इनमें जो परिसंचरण तंत्र होता है वो खुला प्रकार का होता है। ठीक है, मैंने बताया था कि परिसंचरण तंत्र हमारा 2 प्रकार का होता है। एक हमारा होता है खुला यानी ओपन होता है, और दूसरा हमारा बंद प्रकार का होता है। ठीक है, जो खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है उसमें जो रुधिर है वो नसों में नहीं दौड़ता है। ठीक है, वो ऐसे ही देह गुहा में दौड़ता है। और जो हमारा बंद प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र होता है उसमें जो रुधिर क्या होता है वो नसों में दौड़ता है। ठीक है, तो इनमें खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, पर इनका एक वर्ग है सिफेलोपोडा। ठीक है, इनका जो वर्ग है सिफेलोपोडा। ठीक है, इनमें बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये पूछता भी है कि ठीक है, कि मोलस्का संघ में तो खुले प्रकार रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, पर कौन सा वर्ग है जिसमें बंद प्रकार का, मोलस्का संघ का वो कौन सा वर्ग है जिसमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो वो है सिफेलोपोडा। ठीक है, इनके जो रुधिर का रंग होता है कोई रंग नहीं होता है, इनका जो रुधिर होता है वो रंगहीन होता है। ठीक है, या फिर हीमोसाइनिन वर्णक के कारण। ठीक है, कौन से वर्णक के कारण, हीमोसाइनिन। या तो इनका जो रुधिर है वो रंगहीन होगा, या फिर हीमोसाइनिन वर्णक के कारण इनका जो रुधिर का रंग होगा नीला या हरा होगा, नीला या हरा। ठीक है, इनके रुधिर का रंग लाल नहीं होता। ठीक, इनके जो रुधिर का रंग या तो रंगहीन होगा या फिर वर्णक हीमोसाइनिन के कारण नीला या हरा होगा। ठीक है, ये दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि इनके रुधिर में कौन सा वर्णक पाया जाता है जिसकी वजह से इनका रुधिर नीला या हरा होता है, तो हीमोसाइनिन। ठीक है, मोलस्का संघ में वो कौन सा वर्ग है जिसमें रुधिर परिसंचरण बंद प्रकार का पाया जाता है, तो सिफेलोपोडा। ठीक, तो आप इस पॉइंट को टिक मार्क कर लीजिएगा। अगला हम पॉइंट लिखेंगे 11। ठीक है, इन जंतुओं में उत्सर्जन के लिए आपको वृक्क या तो इनमें मिलेगा उत्सर्जन के लिए, या मेटानिफ्रीडिया या बोजिनस या फिर केबर की ग्रंथि। ठीक है, जिस प्रकार आर्थ्रोपोडा संघ में मैल पिघी नलिकाएं पाई जाती थी उत्सर्जन के लिए, तो इनमें या तो वृक्क पाया जाएगा, या फिर मेटानिफ्रीडिया पाया जाएगा, या फिर बोजिनस पाया जाएगा, या फिर केबर की ग्रंथि। ठीक है, केबर ऑर्गन। तो आपको ये भी पॉइंट टिक कर लेना है, क्योंकि मैंने हाँ बताया आपको कि आपको जितने भी संघ हैं उन सब का, जैसे उनमें किस प्रकार का श्वसन पाया जाता है, उनमें किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नीट में इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि कहते हैं मेटानिफ्रीडिया किस संघ के जंतुओं में उत्सर्जन के लिए पाया जाता है। ठीक है, बोजिनस
किस संघ के जंतुओं में उत्सर्जन के लिए पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको इसको भी टिक कर लेना है और इसको ध्यान से याद कर लेना है कि इसमें क्या कौन इस संघ के जंतुओं में उत्सर्जन के लिए क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे। ठीक है, इनमें संवेदी अंग नेत्र पाया जाता है। स्टेटोसिस्ट बैलेंस के लिए होता है। ठीक है, ये एक बैलेंसिंग ऑर्गन है स्टेटोसिस्ट। दूसरा आपका आस्प्रेडियम पाया जाता है। ठीक है, तो इनमें संवेदी अंग नेत्र हो गया, स्टेटोसिस्ट हो गया तथा आस्प्रेडियम हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट हम लिखेंगे थर्ड, ये एकलिंगी होते हैं। ठीक है, यानी नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, इनमें जो निषेचन आंतरिक भी हो सकता है और बाह्य भी हो सकता है। ठीक है, तो लिखेंगे ये एकलिंगी जंतु हैं, ये एकलिंगी जंतु हैं। ठीक है, एकलिंगी मतलब आपको पता है, अब इतने दिन से आपको पता तो चली गया कि एकलिंगी क्या होता है कि नर और मादा अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, यूनिसेक्सुअल। उभयलिंगी हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें नर और मादा एक ही में होता है। यहाँ पर बात हो रही एकलिंगी यूनिसेक्सुअल की बात हो रही है, यानी नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, इनमें निषेचन यानी का फर्टिलाइजेशन, इनमें निषेचन बाह्य या आंतरिक होता है। ठीक है, इनमें निषेचन बाह्य भी हो सकता है और आंतरिक, यानी इनमें दोनों प्रकार का निषेचन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम। ठीक है, परिवर्धन। इनमें जो परिवर्धन होता है वो प्रत्यक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष भी होता है। इनमें दोनों प्रकार का परिवर्धन होता है, यानी इनमें लार्वा अवस्था आ भी सकती है और लार्वा अवस्था नहीं भी आ सकती। ठीक है, अगर लार्वा अवस्था आएगी तो उसको हम वो बेलिजर, ट्रोकोफोर, ठीक है, या फिर आपका ग्लोकीडियम होगा। ठीक है, तो लिखेंगे इनमें परिवर्धन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, ठीक है, इनमें लार्वावस्था वेलिजर ट्रोकोफोर ठीक है, या ग्लाइकोडियम ग्लोकीडियम ठीक है, तो इनमें 3 लार्वा अवस्था आपकी हो सकती है। आपकी वेलिजर है, ठीक है, वेलिजर, ट्रोकोफोर या फिर ग्लोकीडियम। ठीक है, इनमें लार्वा अवस्था आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब यही होता है कि इनमें लार्वा अवस्था आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। तो ये आपका मोलस्का संघ का सामान्य लक्षण हो गया। तो हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं मोलस्का संघ में कि कौन कौन से उदाहरण हैं, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण हम देखेंगे इनका, इस संघ के उदाहरण। ठीक है, तो आपका नियोपिलाइना है, ठीक है, आपका यूनियो हो गया, पाइला या घोंगा, हो गया। ऑक्टोपस हो गया आपका सीपिया। ठीक है, और आपका एस्टर
पर्ल ऑयस्टर, जो आपका मोती का निर्माण करता है, पर्ल ऑयस्टर। ठीक है, तो ये आपके कुछ उदाहरण हैं मोलस्का संघ के। नियोपिलाइना को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम इसको मतलब रट लीजिएगा ये उदाहरण। ठीक है, नियोपिलाइना को एनीलिडा एवं मोलस्का के बीच की संयोजक कड़ी कहते हैं। ठीक है, किसके? एनीलिडा को, एनीलिडा एवं मोलस्का। ठीक है, इसकी खोज सन 1952 में हुई थी। किस सन में हुई थी? 1952 में। ठीक है, नियोपिलाइना को एनीलिडा एवं मोलस्का के संयोजक कड़ी बोला जाता है, इसको संयोजक कड़ी, संयोजक कड़ी। ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी? 1952 में हुई थी। यह सबसे, ठीक है, यह सबसे पुराना मुलस्क है। ठीक है, यानी ये सबसे पहले, मतलब बहुत ही पुराना ये मोलस्का जीव है। ठीक है, कुछ जो इसके कहते हैं लक्षण हैं वो संघ एनीलिडा से मिलते जुलते हैं, इसलिए इसे संघ एनीलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी माना जाता है। ठीक है, आप इसको टिक मार लीजिएगा, ये एकदम से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछता है कि एनीलिडा एवं मोलस्का के संयोजक कड़ी किस जंतु को कहा जाता है, तो नियोपिलाइना को। इसकी खोज कब हुई थी? तो 1952 में। ठीक है, ये आपका उदाहरण है, इसको लिख लीजिए। हम पाइला का एक इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, पाइला का जो है फिगर देखेंगे उसका इंटरनल स्ट्रक्चर का। ठीक है, कि इसमें कौन कौन से आर्गन या कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, ये आपका पाइला का चित्र है। पाइला को हम क्या कहते हैं? घोंघा। ठीक है, तो ये आपका पाइला का चित्र है। ये सेल है इसका, ये बाहरी सेल है जो किसका बना होता है? कैल्शियम का बना होता है। ठीक है, ये कठोर होता है। इसके बीच एक पतली झिल्ली से ढका होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। मेंटल को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रवार। ठीक है, ये एक पतली झिल्ली से ढका होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रवार बोलते हैं। ठीक है, ये इसका आंत है। ठीक, इसमें एक, मैंने बताया था ना कि इसमें एक वो पंख की तरह संरचना पाई जाती है जिसका क्या बोलते हैं? गिल या क्लोम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? गिल, क्लोम। हिंदी में से क्या बोलते? गिल को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्लोम बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है? श्वसन के लिए इसका कार्य होता है। ठीक है, ये इसका मुंह है। इसमें भोजन को चबाने के लिए क्या पाया जाता है? रेडुला, एक विशेष अंग पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडुला बोलते हैं। ठीक है, ये इसका नर्व कार्ड है। ये यहाँ पर संरचना इसे क्रॉप कहते हैं। इस खाली जगह को हम वेसरल मास बोलते हैं। ये इसका हार्ट है। ये इसका फुट है। ठीक है, ये इसका मांसल पाद है, मतलब पेशियों का पाद है। ये इसका पेट है, स्टोमच। और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचन ग्रंथियां हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका फिगर रेडी है, आप इसको बना लीजिएगा और इसके सारे नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये इसका एनस है। ठीक है, तो आपका ये, तो आज की वीडियो क्लास में हमने मोलस्का का समान लक्षण देखा। ठीक है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उदाहरण नियोपिलाइना देखा जो एनीलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है। ठीक है, लास्ट में इस संघ के, ठीक है, इस संघ के अध्ययन को यानी मोलस्का संघ के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मेलेकोलॉजी। ठीक है, इस संघ के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? मेलेकोलॉजी। ठीक है, और इनके कवच के अध्ययन को हम कॉन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। इस मोलस्का संघ के अध्ययन को हम मेलेकोलॉजी कहते हैं और इनके कवच के अध्ययन को, यानी जिनमें सेल पाया जाता है, उसके अध्ययन को हम कॉन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही। कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आपका पहला प्रश्न है कि मोलस्का संघ के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न दूसरा, रेडुला क्या है? प्रश्न तीसरा, भोजनस के अंगों का क्या कार्य है?